हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं एके फिजिक्स क्लासेस। स्वागत है आपका इस प्यारा सा चैनल में जिसको आपने ग्रो किया है और आज पिछले 2 साल से देख रहे हैं। आज सेमेस्टर 6 के लिए आया हूं, जो कि एक ऐसा थ्योरी है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि हमने बताया हुआ है लेकिन वेलोसिटी के लिए बताया है। ठीक है, वेलोसिटी के लिए बताया है। आज मैंने बताऊंगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान ले यार, क्या क्या चीज़ है और क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्टैटिकल फिजिक्स, तो ये स्टैटिस्टिक्स वहाँ पर यूज होगा। ठीक है, और स्टैटिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है भाई साहब, बहुत कुछ पढ़ना है। फेज स्पेस, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कि मैंने बताया हुआ है। तो इस पेपर में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पेपर का, वो कहाँ पर मिलेगा आपको, वो कहाँ पर मिलेगा। बैक जाइए, जब सेमेस्टर 4 का जेनरिक हो रहा था उस समय बच्चों ने कमेंट किए थे कि हमको रेले का थ्योरी चाहिए, प्लैंक्स क्वांटम पोस्टुलेट चाहिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए थे और ये सब वीडियो आप देख लेंगे तो स्टैटिकल मैकेनिक्स के लिए जो आगे एग्ज़ाम है 5 को, वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो तो काफ़ी है। ठीक है, और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला, ये सब जो है सो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बाकी की पूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दोनों ने मिल करके गैस के एटम्स को, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको कैलकुलेट किए थे। भाई साहब, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दोनों ने मिल करके वेलोसिटी का भी कैलकुलेशन किए और मैंने वेलोसिटी के बारे में बताया है इस वीडियो में। आप यहाँ से वीडियो को देख लेंगे। तो आज हम बताने वाले हैं इसके बारे में, जो मोमेंटम और क्या बोलते हैं, अरे वही भाई, मोमेंटम और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं प्रत्येक गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसके बाद वही काम किए हैं इन्होंने बोस और आइंस्टीन ने स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन इन्होंने यूज किए हैं क्वांटम पोस्टुलेट्स को यूज़ किए हैं, इन्होंने क्वांटम थ्योरी को यूज़ किए हैं और इन्होंने रेडिएशंस को अपना एक अजम्पशन मान लिए हैं। इसके बाद फर्मी डायरेक्ट है, इन्होंने फोटॉन्स को अपना एजम्पशन मान के चले। समझे? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको आज तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए कौन से गैस पर काम करता है, ये एक आइडियल गैस पर काम करता है। आइडियल गैस क्या होती है भाई, आइडियल गैस के बारे में क्या होती है, उसकी इक्वेशंस क्या है, उसकी कौन कौन से लॉज हैं, सब मैंने बताया हुआ है, उसमें आकर आप देख सकते हैं। लिंक को हम 2-4 दिन के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो प्राइवेट है, थोड़ी सी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको प्राइवेट करके रखा है। फिर काम के लायक तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें अजम्पशन है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके जो पार्टिकल्स होंगे, अलग अलग पार्टिकल्स, वो क्या होंगे, ऑब्जर्वेबल होंगे, उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, सबके रिस्पेक्ट में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और एक चीज़ और है कि उन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकें, उसको अंतर कर सकें। अब भाई साहब, आइडेंटिकल है तो डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि हम 5 मार्कर, इसी टाइप के मार्कर को रखें और उसको डिस्टिंग्विश करना है तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, एक मार्कर को यहाँ रखिए, दूसरा मार्कर को यहाँ रखिए, तो इस तरफ से डिस्टिंग्विश होगा कि पहला मार्कर जो है फर्स्ट रो में, फर्स्ट जगह पे, दूसरा मार्कर सेकंड कॉलम में। इस टाइप से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब इनके पोजीशन को डिस्टिंग्विश करना है, नहीं तो आइडेंटिकल चीज़ का डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो और आगे का एजम्पशन जो है वो ये है कि इनमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये दोनों इसमें एक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसमें एक्ट नहीं करता है। और क्वांटम मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें एक्ट नहीं करता है। तो हम लोग इसका थ्योरी में लिखते हैं कि इनके एजम्पशंस क्या क्या है। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो ये रहा नोट्स में जो आपको लिखना है
वो है क्या कि दिस स्टैटिस्टिक्स डील विद द पार्टिकल ऑफ आइडियल गैस। कौन सा गैस? आइडियल गैस के पार्टिकल के साथ डील करता है। और बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन, जो कि कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है। अजम्पशन क्या क्या है? अजम्पशन है ऑल द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल, मतलब सब जो है सो आइडेंटिकल और इन ऑल रिस्पेक्ट सब मिलता जुलता होना चाहिए। मास उसका सेम होना चाहिए सारे पार्टिकल्स का, वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई करना चाहिए, एंड एवरीथिंग काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम सब कुछ सेम होना चाहिए, बट उन दोनों के बीच में क्या कर सकें? अंतर हम लोग निकाल सकें। इसके बाद दूसरा है नाइदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा है एक और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई टू द पार्टिकल। इन सब पार्टिकल जो है गैसेस के पार्टिकल के बीच में ना ही क्या अप्लाई होना चाहिए? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ना ही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, और ये दोनों प्रिंसिपल आप जानते होंगे ये कहाँ अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है क्वांटम फिजिक्स में। इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स को हम लोग यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं? यहाँ ले रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स। यहाँ पर देखिए आगे वही लिखा हुआ है, नो क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इफेक्ट इज अलाउड, कि यहाँ पर कोई भी क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इससे आगे अब चलते हैं। अगर नोट्स करना चाहें नोट, तो ये रहा, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, मैथमेटिकल टर्म्स इसमें ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि एक सैंपल ऑफ गैस लिया है मैंने, जिसको हम सिस्टम ऑफ गैस बोलते हैं, सिस्टम के अंदर रखा हुआ है, उसमें n पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स है? n पार्टिकल्स। और वो n पार्टिकल्स मतलब एक पार्टिकल n1 है, दूसरा n2, तीसरा n3, चौथा n4, पांचवा n5, n6 एंड सो ऑन। और ये सब मिल करके n1, n2, n3 मिल करके क्या बनाते हैं? n बनाते हैं। और इन सब गैसेस के पार्टिकल्स जो उनको कैसे रखा गया है? कांस्टेंट में रखा गया है। क्या क्या कांस्टेंट में है? कांस्टेंट है वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। और अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये किस में है? आइसोथर्मल कंडीशन में है। किस में कंडीशन में है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में होता है जब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक में क्या होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट। आइसोचोरिक में क्या होता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। किसमें है? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब जब चूंकि इसका सब कुछ कांस्टेंट है, इसका एनर्जी जो आएगा वो भी सब मॉलिक्यूल्स का रिमेन सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, चेंज नहीं होगा एनर्जी, क्योंकि एक ही सिस्टम में रही। ठीक है, तो इन सारे का एनर्जी मिला करके कितना हो जाएगा? इन सारे का एनर्जी मिला करके ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम आपको ये बताएंगे, देख लीजिए भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन, कि n मॉलिक्यूल्स है, तो ये n मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है? n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू कहाँ तक? ni तक। ठीक है, जहाँ तक हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहें n इक्वल्स टू, तो इसको लिख सकते हैं डेल सिग्मा ऑफ ni। ठीक है, ith टर्म होगा तो i लिखेंगे, जहाँ तक टर्म रहेगा वहाँ तक के लिए i मैंने रखा है। i कहाँ होगा? i होगा वेरी होगा 1 से लेकर के i तक। 1 है तो 1, 2 है तो 2 तक, 3 है तो 3 तक, 4 है तो 4 तक, है ना। और इसको अगर हम लोग क्या करना चाहें, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ये कांस्टेंट होगा जी। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको मैंने नोट्स में मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसमें कैटेगराइज किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि जो पहला एनर्जी स्टेट होगा उसमें n1 मॉलिक्यूल्स होंगे, n1 पार्टिकल्स होंगे। दूसरा एनर्जी स्टेट होगा उसमें n2 पार्टिकल्स होंगे। तीसरा होगा उसमें n3 होंगे। चौथा होगा उसमें n4 होंगे। इसका मतलब जो एनर्जी लेवल है, टोटल एनर्जी अगर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? टोटल एनर्जी। तो एनर्जी n1 E1 होगा पहला स्टेट में, n1 मॉलिक्यूल्स है और उन सब का एनर्जी E1 है, तो टोटल एनर्जी कितना हो पहला स्टेट में? n1 E1। दूसरा में क्या होगा? n2 E2। इसी तरह से चलते रहेगा जहन्नु तक। कहाँ तक? जहन्नु तक। ठीक है, जहन्नु तक हम क्लास में बोलते हैं। ठीक है, अब ये समेशन लगा दें तो NiEi, जहाँ पर i क्या हो? वेरी करता हो 1 से लेकर के i तक, जहन्नु तक। ठीक है, कहाँ तक पहुँचता हूँ? इसको जहाँ तक समझो। अब E इक्वल्स टू इन टर्म को, अच्छा एक बात बताओ,
क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है, मैंने अभी बताया आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो एनर्जी कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए जीरो के लिए यहाँ पर जीरो लिखेंगे। देखो भाई साहब, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ई आई इधर आ गया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट एनर्जी इसी एक ही सिस्टम का एनर्जी, एक ही लेवल का एनर्जी है ना, एक स्टेट का, और चूंकि ये वेरी कर रहा है तो यहाँ पर डी एन आई बराबर जीरो हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, जो कि यहाँ पर आई वेरी कर रहा है 1 से लेकर के आई तक। तो हम जहाँ तक समझते हैं यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब मैं कुछ प्रोबेबिलिटी बताने वाला हूँ, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्या पढ़ा होगा भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। उसमें आप पढ़े होंगे कि भाई मेरे पास 10 बॉल है, उसमें से एक बॉल को सेलेक्ट करना है, चूज करना है, तो क्या करते थे, 10 बॉल है उसमें से एक को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग निकालते थे 10p1। इसका मतलब 10 फैक्टोरियल बटे 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तरह निकालते थे। तो वही है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 10 फैक्टोरियल बटे यहाँ का फैक्टोरियल, फिर दूसरे को सेलेक्ट करना है 10 फैक्टोरियल बटे, और चूंकि n पार्टिकल्स है तो n फैक्टोरियल बटे होगा। तो वही हम अभी यहाँ लिखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको नोट करना चाहते हैं तो सावधानी से नोट कीजिए, ठीक है, और अब हम इसको मिटाते हैं। तो भरोसा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का स्टैटिकल काउंट, जो है काउंट एक्चुअल में जो हम लोग निकालते हैं फार्मूला कि एक फिक्स रेंज के अंदर, एक फिक्स रेंज के अंदर, जैसे मोमेंटम कहीं एक फिक्स रेंज ले लेंगे, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिसका मोमेंटम एक फिक्स और एक पार्टिकुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। जैसे हम पी और डी पी के बीच में ले लिए एक रेंज, और इसके बीच में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम होगा, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप समझिए कि आप फिर से एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर करो यार। तो बच्चों, मैंने बताया अभी यहाँ फैक्टोरियल का कहानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हम 10 बॉल में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो 10p1 करके फैक्टोरियल निकालते थे। उसी तरह से n मॉलिक्यूल्स में किसी एक को सेलेक्ट करना है तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे n1 फैक्टोरियल। उसी तरह से दूसरा सेलेक्ट करना है तो n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये जाता रहेगा, जाते जा, मतलब ये जाता रहेगा भाई, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वेज 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय, यहाँ पर हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो यहाँ पर इस तरह का साइन देते हैं। जब समेशन लगाते हैं बच्चा, समेशन लगाते हैं, समेशन में इस तरह का साइन देते हैं, ठीक है, अच्छा से देखना। और जब मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो यहाँ पर पाई टाइप का साइन देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन आई, जो कि आई वेरिएजेस फ्रॉम 1 to i, लेकिन सबके साथ फैक्टोरियल भी है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, फैक्टोरियल। दिस विल बी इक्वेशन 1। हैव यू अंडरस्टैंड? या उसी तरह से प्रोबेबिलिटी के अनुसार एक प्रायोरी प्रोबेबिलिटी होती है, उसके अंदर ऐसा मान लिया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, स्मॉल जी से, ठीक है। तो मान लिया जाता है कि जी आई प्रोबेबिलिटी होगा, G1 प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर N1 मोलिक्यूल्स होगा। G2 प्रोबेबिलिटी जो होगा उसके अंदर N2 मोलिक्यूल्स होगा। G3 प्रोबेबिलिटी जो होगा उसके अंदर N3 मोलिक्यूल्स होगा, ठीक है। तो G1 जो है, G1 प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर N1 मोलिक्यूल्स है। इसका मतलब टोटल कितना मोलिक्यूल्स है, G1 इंटू G1 इंटू G1 इंटू G1 कहाँ तक, N1 तक। इसका मतलब G1 इंटू G1 करते हैं 2 बार तो उसका पावर 2 लगाते हैं, G1 इंटू G1 करते रहेंगे N1 तक, इसका मतलब उसका पावर कितना लगाएंगे, G1 का पावर N1। तो इसका जो दूसरा वेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा G1 का पावर N1 इंटू G2 का पावर N2
इंटू G3 का पावर N3 एंड थोड़ा हंस लो यार। अब टोटल वेज अगर निकालना चाहेंगे, नंबर ऑफ वेज, तो एक बात बता बच्चा, ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। हम निकालते थे कि एक बैग के अंदर अगर 10 बॉल है, उसमें से हम कुछ कलर दिया हुआ रहता था और कहा जाता था कि रेड कलर का बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी एंड ब्लैक कलर का बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे, दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं, वही करने वाले हैं। दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल करके दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात? 12th स्टैंडर्ड का मैथ है भाई साहब, अगर जानते हो तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं जानते तो बहुत भी अच्छा लगता है। नहीं जानते तो अच्छा कैसा लगता है सर? नहीं जानते तो ऐसा 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 इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सीखने को मजा आता है यार। देखो यहाँ पर ये वाला वेज 1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, i इक्वल टू 1 टू i वेरी करेगा n1, आप ni का फैक्टोरियल लगाएंगे। इतना लंबा डंडा नहीं देंगे, यहाँ पर छोटा डंडा देंगे, छोटा डंडा देंगे और ये वाला पार्ट को लिखना चाहेंगे। इस वाले पार्ट के बराबर में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है सब कुछ, तो वो यहाँ पर हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन का साइन के साथ में इसको एक समेशन में रख देते हैं, ठीक है। और यार यहाँ पर i होगा, और चूंकि ये जा रहा है कहाँ तक, gi तक जा रहा है, उसका पावर कहाँ तक जा रहा है, ni तक जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पाई के साथ में i वेरी करेंगे 1 to i तक, ठीक है। और हो जाएगा gi का पावर ni, सफिक्स में i लगाते हैं, प्रीफिक्स में नहीं बेटा, सफिक्स में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सफिक्स में लगाते हैं। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इतना बड़ा गधा में कैसे हो गया, 1 और 2 तो पिछली बार ही बना चुका था। ये होगा इक्वेशन 3, क्या होगा इक्वेशन बेटा 3 होगा। और बच्चा ये हो जाएगा इक्वेशन 4, ये वाला भाई 4 हो जाएगा, इसको मान लो 4। तो ये कौन सा इक्वेशन आ गया, 5 आ गया कि नहीं आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे इन दोनों में लॉग लेंगे, और ये जो W है एक्चुअल वर्क डन है, क्या है, वर्क डन, क्या है, वर्क डन, प्राइमरी प्रोबेबिलिटी के कारण से जो वर्क डन हुआ है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा log W इक्वल्स टू, यहाँ पर लॉग लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चा, लॉग लगेगा बच्चा। तो लॉग का नियम होता है log m इंटू n, क्या होता है, log m इंटू m होता है log m प्लस log n, होता है या नहीं होता है। तो log m इंटू log n, log m प्लस log n होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। तो यहाँ हो जाएगा log कैपिटल N फैक्टोरियल प्लस log, अब चूंकि जैसे ही log लगा दिए तो बच्चा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समेशन लगाना पड़ेगा कि ये जो i है, i बेटा वेरी कर रहा है 1 से कहाँ तक बच्चा, i तक वेरी कर रहा है। और gi को हम लोग मल्टीप्लाई करें कितने बार, ni बार में, ठीक है, ठीक है। log m इंटू log n तो समझ गए आप, लेकिन log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है ना। तो यहाँ पर log m बाई n था, ये वाला टर्म क्या होगा, log के साथ माइनस में होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चा, यहाँ पर होगा माइनस, लेकिन समेशन तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा ना यार। तो i वेरिएजेस फ्रॉम 1 to i, ये हो जाएगा log ऑफ n फैक्टोरियल, और बच्चा ni फैक्टोरियल। अजीब है, i को लिखते हैं कपार पर मूडी और फैक्टोरियल को लिखते हैं नीचे में मूडी, मतलब बड़ा मस्त चीज़ है, दोनों साथ ही आ गया। ये देख रहा है ऊपर, ये देख रहा है नीचे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा हो रही, मजा हो रही। अब एक चीज़ और होता है, एक चीज़ और होता है, उसका नाम क्या है बच्चा, स्टर्लिंग फार्मूला। क्या होता है बच्चा, स्टर्लिंग फार्मूला। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है। तो स्टर्लिंग फार्मूला के अनुसार अगर हमको दिया हुआ रहे, अगर हमको दिया हुआ रहे log ऑफ x फैक्टोरियल, तो हम लोग इसको लिखते हैं x log x माइनस x। क्या बोल दिया, log ऑफ n फैक्टोरियल ना बच्चा। उसी तरह अगर फॉर्मूला है यहाँ पर
कि log x फैक्टोरियल इक्वल टू x log x माइनस x लिखते हैं। ठीक है, तो वही अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाई 20 मिनट्स हो गए, बोरिंग तो नहीं हो रहा है यार? मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा यार? ओहो, तो इधर तो लॉकडाउन चलता रहेगा अपने चाचा के साथ। यहाँ पर हो जाएगा n log n माइनस n, जो कि फॉर्मूला के अनुसार से, प्लस यहाँ देखो भाई ये पावर में है तो लॉग का नियम है, log x स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 2 log x, तो यहाँ पर आ जाएगा n i log g i। ठीक है, और ये समेसन लग जाएगा, समेसन यहाँ क्यों लगेगा भाई? एन आई भी तो जुड़ रहा है, समेसन यहाँ पर लगेगा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू आई। ठीक है, माइनस 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 जैसे ही देंगे बच्चा इसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो ये फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल वाले टर्म को यहाँ पर लिखते हैं एन आई विथ समेसन। ठीक है, और लॉग एन आई। ठीक है, माइनस देते हैं बच्चा, क्योंकि वहाँ माइनस है लेकिन पहले यहाँ माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर जैसे ही प्लस देंगे तो वो x हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ये वाला, लेकिन समेसन है तो समेसन तो देना बनता है। और कहाँ से कहाँ तक? आई वेरी कर रहा है 1 से आई तक, आई वेरी कर रहा है 1 से आई तक। मार्कर गिर गया, बिना मार्कर गिरे मेरा पढ़ाई कभी कंप्लीट ही नहीं होता। कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यही सबसे बड़ा टफ चीज़ हुआ करता है बच्चों के लिए कि भाई इतना लंबा कैसे आ गया? इतना लंबा नहीं यार, एक्चुअली में छोटा ही है। बच्चा का खेल है ये। किसका खेल है? बच्चा का। बहुत ही दिन से क्लासरूम में पढ़ाने छोड़ दिया लॉकडाउन के कारण। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई ये n log n है, क्या है यहाँ पर? कैपिटल N log n माइनस n। इधर कुछ नहीं कर, इधर कुछ नहीं कर, यहाँ पर ले जाओ। अब तो इसको भी क्यों करेगा यार? इसको मिटाओ, मिटाओ यार इसको। डस्टर मेरा खा गया है बच्चा, तुम भी इसको खा जाना। डस्टर तुमको खाएगा अगला जन्म में। तुम खाया मेरा डस्टर ना, अगला जन्म में डस्टर तुमको खाएगा। देखो एन आई को जोड़ रहे हैं 1 से लेकर के कहाँ तक जोड़ रहे हैं? I1 आई टर्म तक। तो ये कितना आएगा? एन ही आएगा ना भाई, कैपिटल एन आएगा। और ये जो कैपिटल एन आएगा वो प्लस में होगा, प्लस में कैपिटल एन, और ये माइनस में। ये वाला टर्म इसके साथ जहन्नुम में नहीं चल जाएगा? दोनों मिलके जहन्नुम में चला गया। तो इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बच गया मेरे पास ये जहन्नुम जाने के बाद जो बच गया उसको आराम से यहाँ प्रेम पूर्वक लिख दें। ठीक है, तो log w बराबर n log n प्लस समेसन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू आई n i log g i माइनस ये हो जाएगा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू आई। बढ़िया लग रहा है देखने में यार। इधर देखो यार, अपन लिख रहे हैं तो उधर कहाँ देख रहे हो? log n i। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, बढ़िया अच्छा से समझ में आ गई होगी, प्रेम पूर्वक समझ में आ गई होगी। तो आगे चले, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलो। भाई कितना मिनट हो गया? 23 मिनट हो गया। कोई बात नहीं, कट करेंगे इसको, मज़ा आ जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ? मैं करने वाला हूँ एक काम कि भाई साहब ये चूँकि वर्क डन है तो कांस्टेंट जब रहता है तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो इंट्रोपी होता है उसका वो 0 होता है। क्या होता है? इंट्रोपी 0। इंट्रोपी को क्या होता है? इंट्रोपी को क्या होता है? के लॉग डब्ल्यू। क्या होता है? के लॉग डब्ल्यू होता है कि नहीं? तो इंट्रोपी जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वेज है तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देने वाले हैं। क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तब तक के लिए नोट करो यार, आगे हम मिलेंगे बढ़िया से। हाँ तो बच्चों मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन के लिए इंट्रोपी का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। नोट नहीं किए थे क्या? कर लिए थे? अच्छा ठीक है, नहीं किए थे तो अभी नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, नोट हो जाएगा। समझे क्या?
तो बच्चा अगर एंट्रोपी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, इधर साइड में लिखूं चाचा के लॉग डब्ल्यू, तो एंट्रोपी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे डेल्टा एस इक्वल टू इधर हो जाएगा कि नहीं, डेल्टा के लॉग डब्ल्यू। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब अगर इधर अपन डिफरेंशिएशन कर दें पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे देखो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कर रहे हैं बच्चा, पार्शियल। मैंने इक्वेशन का नाम भूल गया मैंने इक्वेशन का नाम भूल गया, तो आप टेंशन मत लें, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा लॉग डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये टर्म पूरा कांस्टेंट है कि नहीं। क्या यार मेरा बाल देख रहे हो, ये जग्गा जासूस वाला बाल है। ठीक है, एन लॉग एन है, क्या ये एन लॉग एन, एन भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपन जानते हैं 0 होता है, तो अपन यहाँ पर 0 होता है, तो 0 क्यों लिखे, बेकार के मिटाने में दिक्कत हो जाएगा, 0 हो गया। ये वाला टर्म में क्या होगा भाई, ये वाला टर्म में डिफरेंशिएशन जरूर होगा। ठीक है, एन आई कांस्टेंट, लेकिन ये तो डिफरेंशिएशन होगा ना। ठीक है, लॉग के साथ जो भी टर्म है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसमें आई वेरीज फ्रॉम 1 टू आई, एन आई लॉग को लिख दो यार, लॉग जी आई प्रायोरी प्रोबेबिलिटी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एन आई माइनस, ये देखो ये है आई वेरीज फ्रॉम 1 टू आई। ठीक है, और ये लॉग एन कांस्टेंट माना जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा एन आई। कोई दिक्कत किसी भी तरह का नहीं। तो बच्चों ये तो पूरा 0 हो गया, पूरा बना के 0, तो इधर अपन लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पर इसको अरेंज वे में लिख दो, आई इक्वल्स टू 1 टू आई। ठीक है, और इसको लिखो लॉग जी आई, यहाँ भी डेल्टा एन आई, यहाँ भी डेल्टा एन आई, कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, आराम से ले सकते हैं, माइनस लॉग एन आई, दोनों कंडीशन बराबर है जी, ये भी 1 से आई तक वेरी कर रहा है, ये भी 1 से आई तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एन आई बराबर 0, क्योंकि 0 दोनों तरफ नहीं लिखना चाहिए, इधर भी उधर भी, मतलब ऊपर से भी खिला रहे हैं और नीचे से भी खिला रहे हैं। अच्छा बात नहीं है, खा सकोगे क्या, नहीं खा सकोगे कोई बात नहीं बच्चा, बड़ा खुश नजर आ रहे हो आजकल। इतना बराबर 0 हो जाएगा ना, तो इसको अपन लिखेंगे इस तरह से, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू आई, ये हो जाएगा लॉग जी आई माइनस लॉग, आज बहुत मज़ा आ रहा है यार पढ़ाने में अपन को। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं, इतना बराबर 0 हो जाएगा। बच्चा लोग, बच्चा बहन पार्टी, क्योंकि ये टोटल बराबर 0 है, और ये बच्चा खुद 0 है कि नहीं है ना। तो ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लैग्रांजेज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर का यूज करते हैं, जिसमें अल्फा और बीटा से हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको मल्टीप्लाई करके जानने को नहीं। तो इक्वेशन 1 और 2 में अपन लिखा था डेल्टा एन आई बराबर 0। ठीक है, और आगे ये भी लिखा था, डेल्टा नहीं लिखा था तो मान लो ये वहाँ डी लिखा था, पार्शियल डेरिवेशन करें तो डेल्टा आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ये बोर्ड चचा हिल क्यों रहा है, क्या था, ई आई, अच्छा समेशन के साथ था यार, समेशन के साथ था, ई आई डेल्टा एन आई बराबर 0 था कि नहीं। तो इसमें और इसमें अल्फा से गुना करते हैं। ठीक है, और इसके साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। नोट्स बड़ा मज़ेदार तरीका से, इसमें अल्फा से गुना करेंगे तो यहाँ अल्फा आ जाएगा, माइनस अल्फा से, बच्चा किससे, माइनस अल्फा से, तो आज रहे माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। तो यहीं पर लिखते हैं, आप नोट कर लोगे ना, नोट्स नहीं है, अच्छा छोड़ दो यार, कैलकुलेशन यहाँ का नोट करोगे ना तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों को। 1 टू आई, ठीक है, ये है लॉग जी आई माइनस लॉग एन आई डेल्टा एन आई प्लस कर रहे हैं इसको विथ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि अल्फा को मैंने किससे गुना किया, नेगेटिव के साथ। तो यहाँ भी समेशन है आई वेरी, यार एक चीज़ है, मतलब इतना बड़ा लफड़ा यार, इसको छोड़ ही दो, इसको ध्यान में रखो कि आई वेरी कर रहा है कहाँ से, 1 से लेकर के आई तक। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू डेल्टा एन आई माइनस, यहाँ भी माइनस बीटा कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस बीटा इंटू ई आई। ठीक है, और समेशन के साथ आएगा डेल्टा एन आई बराबर
जीरो, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ जीरो नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी डेल्टा एन आई, यहाँ भी डेल्टा एन आई, यहाँ भी डेल्टा एन आई कॉमन ले लो, ये तीनों टर्म में से ये वाला पार्ट आपको अगर यहाँ घिनमिलाल टाइप दिखता है, जैसे कि थूके सतुआ साम रखा है, अरे भाई थूके सतुआ सामना मतलब समझते नहीं, थूक से ही सतुआ मिलाना, ये कितना खराब लगता होगा सर, क्या क्या बोल देते हैं हम लोग पढ़ने वाले बच्चे। कोई बात नहीं बच्चा, कहावत है, थूके सतुआ सामना मतलब होता है कि कम पैसे में ज़्यादा काम कर लेना, ठीक है। log एन आई ये वाला हो गया, फिर ये वाला लिखेंगे माइनस अल्फा, ये वाला लिखेंगे बेटा माइनस बीटा आई, ठीक है, इंटू यहाँ पर डेल्टा एन आई बराबर जीरो। अब करेंगे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर लगा दिए, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर में क्या करते हैं, अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस अल्फा और बीटा को यहाँ पर लाते हैं और फिर उस अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को फिर यहीं पर पुट करते हैं। अजीब जिंदगी है ये ठीक है, वहीं पर उठा रखेंगे, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इतना बराबर तो जीरो नहीं हो सकता है, चलो ठीक है बता दो। तो ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, मतलब log जी आई माइनस log एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू ई आई बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। बच्चा बहन पार्टी थोड़ा ऊपर मिटा लें क्या, हाँ ऊपर मिटा लेते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे के बाद आप मेरे साथ बने रहिए, प्यारा सा चैनल है आपका AK फिजिक्स क्लासेस। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्या होगा, ये चाचा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर आगे लिखो यार, इसको काम करो, ये इक्वल टू के बाद वाला उधर भेज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा बच्चा, ये प्लस हो जाएगा दोनों, ठीक है, दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, तो अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पर लिखें log एन आई माइनस log जी आई, log एन आई माइनस log जी आई लिखें, ठीक है, मतलब उल्टा कर देंगे। तो ये जो माइनस आएगा वो माइनस के साथ लगा देंगे, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू ई आई होगा। अब log एन आई बाई जी आई बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई, ठीक है। तो एन आई बाई जी आई इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो ई का पावर एक्सपोनेंट आ जाएगा माइनस बीटा इंटू ई आई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अरे भाई जब log हटाते हैं log का बेस e होता है, अगर log टू दी बेस ये बराबर b है, तो अगर हम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं बच्चा, ये बराबर हो जाता है e का पावर b, क्या हो जाता है e का पावर b। वही हाल यहाँ भी हुआ है, ठीक है, इतना बराबर निकालें तो e का पावर इतना हो गया, ठीक है, जो होता है यहाँ उसी का पावर क्या हो जाता है e, ठीक है, e का पावर हो जाता है। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो एन आई इक्वल टू आता है जी आई इंटू ई का पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू ई आई, ठीक है। और अगर इसको अच्छा से लिखें तो इस तरह नहीं होता है, जी आई बाई ई का पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू ई आई, ठीक है। इसको अच्छा से लिखें, यही मेरा इक्वेशन है, यही मेरा इक्वेशन। देखो बच्चा ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन, ये एक इंडिविजुअल स्टेट का है, मतलब n1 अगर n1 रहा यहाँ g1, यहाँ पर क्या होगा e1, मतलब ये अल्फा और बीटा कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू निकाल लेंगे बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ni है, मतलब एक इंडिविजुअल स्टेट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इक्वेशन ये है। लेकिन ये अधूरा है, क्यों अधूरा है, क्योंकि ये वेरी नहीं कर रहा, ये कोई कांस्टेंट आया है, उसका एक अपना वैल्यू नहीं आया है। तो आगे का जो कैलकुलेशन होगा वो एक कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो हो सकता है समझ सकते लंबा जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको धैर्य रखना है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे बनाने वाले हैं, इसका कांस्टेंट निकालेंगे ई का पावर अल्फा और बीटा के लिए कैलकुलेट करने के लिए।